मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति में जो भी पहचान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से है। झारखंड के राज्य में और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में प्रवेश करवाया था। मैं चुनाव लड़ा था और बारागुड़ा की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दे दिया था। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के रहने के दरमियान प्रवक्ता के तौर पर कई बार मुझ पर दबाव था कि आप पर्सनल अटैक करें सीएम के ऊपर और पार्टी के ऊपर, जो मैंने कभी नहीं किया। ने मुझे राजनीतिक पहचान दी। अगर कोई नीति उनकी सरकार के द्वारा गलत लाई जाती है, मैंने हर बार उसका विरोध किया, आज भी करूंगा, लेकिन वो नीतिगत विरोध होगा। किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया। मैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों की, जो लोगों के लिए लगातार उनकी सेवा करते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड में चुनाव परवान पर हैं। अब दिवाली खत्म हो गया है तो देश भर से स्टार प्रचारक झारखंड आएंगे और लोक लुभावने वादों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कुणाल सारंगी मौजूद हैं। इनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी राजनीति के घटनाक्रम में ये इस बार चूंकि टिकट लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिला, क्यों, क्या कारण, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि ये पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की धुरी बने रहते हैं। क्या वजह है ये भी जानते हैं। तमाम राजनीतिक परिदृश्य पर बात करें। पहले सर, आपका स्वागत है महाखबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखने को मिल रहा है कि झारखंड में चुनाव परवान पर है, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा तमाम बातें नहीं करते, आपकी बातें बहुत होती है। क्या बात है सर? मैं इसे अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, ये मैं अभी आकलन कर रहा हूं इसका, लेकिन संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नंबर 3 हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और अब तक कई बार उन्होंने मेरा नाम ले लिया है। तो जरूर मैं आपके माध्यम से भी उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर कौन सी स्पेशल वजह है कि मुझे वो भूल नहीं पा रहे हैं और इतना याद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको झारखंड के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, उन बातों को प्रमुखता के साथ राज्य की जनता के सामने रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या कार्य योजना है केंद्र सरकार की, जो धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी, ना कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और जो अप्रासंगिक मुद्दे हैं उनको लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी फिर आज मैं पढ़ रहा था, कहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना दी है वो सास और बहुओं में झगड़ा करा रहा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जाइएगा और अगर कुछ दिनों से आप झारखंड में हैं और दुर्गा पूजा के समय अगर आप झारखंड में थे, तो ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा के दिनों में महिलाओं की जो भारी भीड़ बाजारों में देखी गई, दशहरे के दिन रात के 11 बजे तक महिलाएं कपड़े खरीद रही थी, बच्चों का सामान खरीद रही थी, खाना खा रही थी, जो खर्च कर रहे थे लोग। आपको वो जो आर्थिक एक आजादी दिखी, एक स्वावलंबी होने का जो परिचायक है, वो इतना स्पष्ट तरीका था, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे देख नहीं पा रहे, या देख भी पा रहे हैं तो उससे ईर्ष्या है कि उस बात को वो सहजता से ले नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के उलझुल बयान देने की बात है। जहां तक वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का प्रभावित होने की बात है मैया योजना के माध्यम से, तो सरासर गलत है। सारी योजनाएं अलग हैं। जरूर कई बार बैंक के लिंक नहीं होने के कारण कई लोगों का 2-3 महीनों में पेंशन एक बार आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैया योजना के कारण अन्य कोई योजना बंद हुई है। दूसरी बात, अगर मैया योजना इतनी ही बेकार सी स्कीम है उनकी नजरों में, तो आनन फानन में ये गोगो दीदी के फॉर्म भरवा कर ये कौन सा संदेश देना चाहते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करके। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को जमा करने के लिए कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर जमा करो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पॉकेट से 2200 रुपए देने वाले हैं झारखंड की महिलाओं को, वो भी सरकार बनने के बाद, जबकि हेमंत सोरेन जी ने 3 किस्तें 1000 रुपए की उनके अकाउंट में पहुंचा दी है और कैबिनेट की आखिरी बैठक में उससे 2500 रुपए उस राशि को करने का भी निर्णय लिया जा चुका है, जो दिसंबर से प्रभावी होगा। तो इसलिए जब इनके पास मुद्दे नहीं है तो झारखंड की आम जनता को बरगला कर किसी तरह से अपना राजनीतिक जो इनका हित है उसको साधना चाहते हैं, जो राज्य की जनता पहचान चुकी है और माकूल जवाब देगी इन चुनावों में। एक बात यह भी बताएं कि आप इसके पहले जेएमएम से जीतकर विधायक बने, फिर आप भाजपा में गए,
फिर भाजपा से जेएमएम आए, क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो पूरी नहीं हो रही है, भाजपा में नहीं सधी, तो अब आप जेएमएम में आए हैं और जेएमएम में चाहते हैं कि वो सधे, क्योंकि इस बार टिकट भी नहीं मिला? क्या गणित है, कैसे राजनीति चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति में जो भी पहचान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से है, झारखंड के राज्य में, और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में प्रवेश करवाया था। मैं चुनाव लड़ा था और बारागुड़ा की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी में जाने का जो मेरा कारण था वो था कि मुझे ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं ज्यादा लोगों का काम कर पाऊंगा, एक बेटर नेटवर्क के साथ लोगों का काम कर पाऊंगा। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था तब भी मैंने ये बात स्पष्टता के साथ रखी थी कि आज मैं जहां भी हूं इसका श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी को जाता है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के रहने के दरमियान प्रवक्ता के तौर पर कई बार मुझ पर यह दबाव था कि आप पर्सनल अटैक करें सीएम के ऊपर और पार्टी के ऊपर, जो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक लड़ाइयां अलग जगह होती है, आप कभी उसे व्यक्तिगत लेवल पर नहीं ला सकते। और दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन जी ने मुझे राजनीतिक पहचान दी है। अगर कोई नीति उनकी सरकार के द्वारा गलत लाई जाती है, मैंने हर बार उसका विरोध किया, आज भी करूंगा, लेकिन वो नीतिगत विरोध होगा, किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। और अगर कोई अच्छी नीति राज्य सरकार बनाएगी तो मैं उसकी खुले कंठ में तारीफ भी करूंगा। इस तरह की राजनीति करने में विश्वास रखता हूं। लेकिन 4 सालों में मैंने ये रियलाइज किया कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों की, जो लोगों के लिए लगातार उनकी सेवा करते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर याद होगा, कोविड के काल में झारखंड में, सिर्फ झारखंड के 5000 से ज्यादा लोगों को, जिनके आंकड़े मेरे पास हैं, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने मदद की थी, मेरी टीम ने। और भी कई काम हम लोगों ने किए थे जनता की सेवा में, बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे। और इसका जो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है, वो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी ये सामने आई थी बातें, जो मीडिया के सर्वे थे उसमें भी बातें सामने आई थी। तो मुझे लगता था कि शायद इस पार्टी में जो लोग जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनके सेवा में रहते हैं, उनके काम करते हैं, वैसे लोगों को, या उनका शैक्षणिक जो योग्यता रहती है, उनकी जो बैकग्राउंड रहता है, उसको देखकर टिकटों का वितरण होता है या टिकट दिए जाते हैं। लेकिन मेरी ये सारी धारणाएं तब गलत साबित हुई जब, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिलने का असंतोष था, मैं बस जानना चाहता था कि उसका वास्तविक कारण क्या है। अगर जो मेथोडोलॉजी आपकी रहती है सर्वेज की या अन्य जो मेथोडोलॉजी रहती है, अगर वो आधार है, तो मैं उस हर मापदंड पर मैं खरा उतर रहा था। लेकिन मुझे इस तरह का कारण बताया गया कि मेरे नाम में एक सरनेम नहीं है, जिस सरनेम के बगैर यहां से सांसद नहीं बन सकता है कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों के हिसाब से। और उसके बाद भी मैंने उसको स्वीकार किया, मैं पार्टी का काम भी कर रहा था, नॉमिनेशन में भी गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार मुझे सारे कार्यक्रमों से दूर रखा गया। सुनियोजित तरीके से मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया गया। जिन सारी बातों को मैंने प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने उनके संज्ञान के लिए भी रखा, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जुलाई के महीने में मैंने 4 महीने पहले मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया। तो निर्दलीय के रूप में मैं पूरे जिले में जो काम मैं करता हूं, और मैंने कभी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात मेरे मन में ही नहीं थी। मैं पूरी तरह से लोकसभा की तैयारी कर रहा था पिछले 4.5 सालों में। तो निर्दलीय के रूप में काम करते हुए हेमंत जी को फिर से लगा और उन्होंने मुझे परिवार में वापस बुलाया। और मेरे लिए हेमंत सोरेन जी का साथ होना ये किसी भी टिकट से बड़ा है, क्योंकि मेरे साथ जो उनके संबंध है वो राजनीतिक संबंध कतई नहीं है। राजनीति में आने के कई साल पहले से मेरे उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तब भी वो व्यक्तिगत संबंध वैसे ही बने हुए थे। मैंने कभी भी उनको अपना व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंद्वी मैंने कभी भी नहीं माना। राजनीतिक तौर पर कई बात मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनों का भेद कभी भी नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे मौका दिया परिवार में वापस आने का, तो मैं परिवार में वापस आया हूं। वो मेरा यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, ये पूरी तरह पे मैंने उनको अपने आप को सौंप दिया है, वो उनका निर्णय है। आपके जो प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं कि आपको टिकट मिलता तो ज्यादा बल मिलता जेएमएम को। हम क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, उनका कहना है कि विधायक जो यहाँ वर्तमान है उनका विरोध है। आप अगर प्रत्याशी होते तो बेहतर होता, यहाँ से जेएमएम जीत दर्ज करती। इस सीट का भी ये समीकरण है कि एक बार से दोबारा वो विधायक नहीं जीतता है।
आपको टिकट ना मिलना ये मिसफायर नहीं हो जाएगा जेएमएम? जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए, लोग, पूरी झारखंड की जनता इस बार हेमंत सोरेन को अब लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। आप मैया योजना की बात करें, आप जो बिजली बिल की माफी की बात करें, आप किसानों के लोन की माफी की बात करें, पेंशन के मामले में पहले बीपीएल की कैटेगरी की बाध्यता होती है, ऐसी बाध्यताओं को हटाने की बात करें, स्वरोजगार के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की बात करें, कई ऐसी योजनाएं जो समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं लोग हेमंत सोरेन के चेहरे को देख रहे जब वो वोट करने के लिए जाएंगे। बहरागोड़ा समेत सारी सीटों पर प्रत्याशी जरूर महत्वपूर्ण होता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज जनता के समक्ष हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले भी कहा आपको, हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा उपयोग कहां वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि बहरागोड़ा विधानसभा में अगर मुझे लड़ना पड़ता तो मेरी जो काम करने का जो दायरा है वो सीमित हो जाता है एक विधानसभा में, जबकि मैं पिछले 4.5 सालों से जमशेदपुर लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं। और मुझे लगता है मेरी उपयोगिता पार्टी के जो 4 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, वहां भी है। मैं लगातार उस काम में लगा हुआ हूं। जहां भी मेरे कार्यकर्ता साथी है, मेरा अपना नेटवर्क है, उसकी मदद से मैं कैसे पार्टी को मदद कर सकूं। तो इसलिए व्यक्ति बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, कौन लड़ रहा है। हर सीट पर हेमंत सोरेन जी हमारे उम्मीदवार हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना हम सबका उद्देश्य है। आपको जो लोग पसंद करते हैं, जो आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनका ये मानना है कि आपके नहीं आने से, क्योंकि आप जब जेएमएम आए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब जेएमएम से आप टिकट लेंगे और लड़ेंगे। युवा आपको बहुत एडमायर करता है। अब टिकट नहीं मिलना, आप चुनाव में नहीं जा रहे हैं, उन प्रशंसकों को, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत स्पष्ट संदेश उन्हें देना चाहता हूं। पिछले 4.5 सालों से मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं। उसके बावजूद मेरे युवा साथियों की जो भी आकांक्षा रहती है, उनकी मदद की जहां भी उनको आवश्यकता होती है, मैंने किया है और ये प्रूव करके दिखाया है कि मदद करने के लिए आपको इंटेंट की आवश्यकता है, पद की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे टिकट मिले नहीं मिले, जो जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए या मैं जिनके पास जा पाता हूं, मैं यथासंभव वो मदद मेरी तरफ से जारी रहेगी, सेवा जारी रहेगी। राजनीति में आने का मतलब सिर्फ एमएलए या एमपी बनने या चुनाव लड़ना नहीं होता है, और कई मौके रहते हैं जिसमें आप लोगों का काम कर सकते हो। ये एक टेस्ट मैच है, एक इनिंग खराब होती है, दूसरी इनिंग अच्छी होगी। इसलिए, और मुझे लगता है एज वाइज भी कोई ऐसी मेरी एज नहीं है कि मुझे लगे कि टिकट से ही मेरे आने वाली राजनीतिक पारी का निर्धारण होगा। और कौन जानता है, भविष्य के गर्भ में कुछ भी छुपा रह सकता है। हेमंत सोरेन से आपके बेहतर रिश्ते हैं, कई तस्वीरें भी आई, कई वीडियोस भी आई। हेमंत सोरेन उम्मीद पूरा झारखंड कर रहा है कि जीत हो सकता है, दोबारा आएंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती से अकेले लड़ रहा है, 1 मैन आर्मी आप कह सकते हैं, जिसे राजनीतिक रूप से परास्त करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, एक व्यक्ति तो, और उसके बावजूद उसने ऐसे योजनाएं धरातल पर उतार कर दिखाई हैं जिन योजनाओं से एक बहुत बड़ी आबादी को राहत मिली है, उनका जीवन एक सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ है। तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे लगातार, और फिर से जो योजनाएं नहीं हो पाई, जैसे कुछ युवा साथियों को जरूर लगता है, पर्टिकुलरली मैं सीजीएल और जेएसएससी के जो एग्जामिनीज थे, उनकी जो भावनाएं हैं, क्योंकि राजनीति में जब आप होते हैं तो आपकी आलोचना होती है, उसको भी सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इंटेंट में कोई कमी नहीं है। जरूर आपको लग रहा होगा जितनी आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे इंटेंट के साथ काम कर रहा है तो उसे एक और पारी आप देकर देखिए, वो निश्चित रूप से आपकी आकांक्षाओं के साथ न्याय करेगा। क्योंकि जो संस्थागत व्यवस्था है उसे सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जेएसएससी की नियमावली पहली बार बनी है झारखंड में, एग्जामिनेशन हुए हैं, आप देखते होंगे मोबाइल को बंद किया गया ताकि लीक नहीं हो, और जब आरोप लग रहे हैं कि लीक हुआ है तो उस पर जब साक्ष्य मांगे जा रहे हैं तो आयोग के सामने ऐसे पर्याप्त साक्ष्य अभी तक कोई दे नहीं पाया है। जबकि जो लोग आज उसे राजनीतिक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आए थे, आपको जानना जरूरी है हजारीबाग ही ग्राउंड जीरो था जो एनईटी की लीक हुई थी। एनईटी के पेपर लीक हुए सबको पता है, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने उसको कैंसिल किया? क्या दोबारा एग्जामिनेशन कराया? नहीं कराया।
मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके आधार पर अगर सीजीएल में लीक हुई है तो उसका कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके पर्याप्त साक्ष्य भी होना चाहिए और संस्थागत तरीके से वो साबित होना चाहिए। जो हेमंत सोरेन ने उसका रास्ता प्रशस्त किया है, मैंने आयोग बना दिया है, जांच की टीम बनाई, आपको समक्ष साक्ष्य लेकर आए, अगर साक्ष्य पर्याप्त हुए तो जरूर परीक्षा कैंसिल होगी। तो उनके इंटेंट में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए एक व्यक्ति जो ईमानदारी के साथ अपने बहुत ही आप कह सकते हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेस है झारखंड के, 1,36,000 करोड़ केंद्र के पास बकाया पड़ा, वो पैसे हमें नहीं दिए जा रहे, उसके बावजूद उसने मैया योजना जैसी स्कीम्स लाई है, बिजली बिल की माफी जैसी स्कीम्स लाई, तो उसके इंटेंट को आप भरोसा कीजिए, दोबारा उन्हें मौका दीजिए, वो जरूर झारखंड को जिस उम्मीद के साथ झारखंड बना था उस दिशा में आगे लेकर जाए। आपने कहा कि हेमंत सोरेन ने तमाम योजनाएं लाई, जमीन पे उसका असर भी है, लेकिन भाजपा कहती है कि ये झारखंड को लूट के ये योजनाएं दी जा रही हैं, हेमंत सोरेन लुटेरे हैं, इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा, ईडी सीबीआई लगातार उसकी जांच कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हास्यास्पद भी लगता है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को 5 महीने के लिए जेल जाना पड़ा, तमाम आरोप लगे भ्रष्टाचार के। मैं तो उनके विपक्षी दल में था जब वो जेल गए। मैंने भी एक समय के लिए मुझे भी लगा था कि केंद्र की एजेंसी अगर जांच कर रही है तो जरूर सरकारी संरक्षण में कुछ गलत हुआ है जिसके कारण ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के आप बेल ऑर्डर को देखें, स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो अब ना केवल ये प्रश्न चिन्ह केंद्र की एजेंसीज पर है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो इसका पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाह रही है और आज भी करना चाह रही है, जबकि कोर्ट पर उनको भरोसा होना चाहिए। जिस कोर्ट ने बेल दी है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट नहीं, इस देश का कोर्ट है। अगर कोर्ट ने किसी को बेल दी है तो उस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए, उस निर्णय का स्वागत भी होना चाहिए अगर कोर्ट ने वो निर्णय दिया है, ना कि उसका पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहिए। और अगर हेमंत सोरेन जी वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो ईडी सीबीआई तो आपने लगा रखी, अब क्या इंटरपोल आएगी तब बताएगी कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो इसलिए अब इसका परिणाम भी इन लोगों ने लोकसभा में देख लिया है और लोकसभा तो ट्रेलर था। अगर इन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती है तो विधानसभा में इसके परिणाम और दुखद होने वाले हैं उनके लिए। शुक्रिया, यह हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल सारंगी थे, जो साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा जिस तरीके से हेमंत सोरेन को टारगेट कर रही है, देश की तमाम बड़ी एजेंसियां हेमंत सोरेन के पीछे लगी, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो देखने लायक है और वो सबको समझना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।